नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतिहास के जिस विषय वस्तु के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है भारत पर ईरानी आक्रमण। जी हाँ, भारत पर ईरानी आक्रमण। भारत पर यूनानी आक्रमण से पहले भारत पर ईरानी आक्रमण शुरू हो चुके थे। भारत पर ईरानी और यूनानी आक्रमण ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप यूनानी आक्रमणों में ही सिकंदर महान के आक्रमणों के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन हम सिकंदर तक पहुँचे या यूनानी आक्रमणों तक पहुँचे, उसके पहले हमें ईरानी आक्रमण के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ईरानी आक्रमण उस समय हो रहे थे या यूनानी आक्रमण उस समय हुए जबकि जिस काल का इतिहास भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। यानी विदेशियों का जो आक्रमण था वो प्राचीन भारत से ही प्रारंभ हो चुका था। स्पष्ट रूप से इसकी मौजूदगी हम मौर्य काल से पाते हैं, क्योंकि मौर्य काल से ही इतिहास लेखन की एक सुदृढ़ नींव या सुदृढ़ परंपरा की शुरुआत भारतीय इतिहास में होती है। इसके पहले का जो भी इतिहास है वह एक तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, अलिखित है, चित्रलिपि पर आधारित है। इसका स्पष्ट रूप से हम कहीं विवरण नहीं पाते हैं। जिस तरह आजकल इतिहास लिखे जाते हैं, यानी आर्थिक अवस्था का अलग इतिहास, भौगोलिक अवस्था का अलग इतिहास, राजनीतिक स्थिति का अलग इतिहास, इस प्रकार का कोई भी इतिहास हम प्राचीन भारत में लिखा हुआ नहीं पाते हैं। वहाँ से हमें अलग अलग ऐतिहासिक सामग्री काट छाँट कर अलग करनी पड़ती है, जिससे कि हमें उस काल की सभी स्थितियों का, सभी परिस्थितियों का पता चल सके। विशेष रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास जो लिखे जाते थे वह वंशों का इतिहास होता था, वह सम्राटों के जीवन गाथा और उनकी उपलब्धियों का इतिहास होता था। उन उपलब्धियों से ही हमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास की जानकारी निकालनी पड़ती है। तो दोस्तों, समय को बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, और आज का जो टॉपिक है वह है भारत पर ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण के कारण क्या थे, इसका स्वरूप क्या था और इसके परिणाम क्या हुए, ईरानी आक्रमण के बाद भारत पर किसका आक्रमण हुआ, इन सारी बिंदुओं को हम एक एक करके आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप याद कीजिए, जिस समय में मगध साम्राज्य की स्थापना हो रही थी भारत में, यानी उत्तर वैदिक काल के बाद में, जब 16 महाजनपद भारत में थे और उस समय में मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर करके सामने आ रहा था, उसी वक्त चूँकि भारत के उत्तरी भाग में, यानी कि उत्तरी भाग के साथ साथ मध्य भाग और दक्षिणी भाग भी आप जोड़ लीजिए, तो इन सभी भागों में जहां एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभ्युदय हो रहा था, मगध एक शक्तिशाली रूप में उभर करके, राज्य के रूप में उभर करके सामने आ रहा था, वहीं भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थिति जो थी वो ठीक इसके विपरीत थी। भारत का पश्चिमोत्तर भाग अशांत था, यहाँ राजनीतिक अस्थिरता थी, विघटनात्मक प्रवृत्तियाँ थी। गांधार, मद्र, कंबोज जैसे बहुत सारे राज्य तो थे, लेकिन शक्तिशाली एक भी ऐसा राज्य नहीं था जो कि पश्चिमोत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांध करके रख सके। ना ही उस समय में बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक जैसा कोई भी ऐसा एक प्रतापी सम्राट तत्समय में हुआ जो कि इस पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को अपने नियंत्रण में ले सके। तो पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति जो है वो काफ़ी ही उथल पुथल भरी हुई थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, विखंडन की प्रवृत्ति थी, प्रांतीय राज्य जो थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे, उनको एक सूत्र में बांधने वाले किसी भी केंद्रीय सत्ता का अभाव था। ऐसी स्थिति में बहुत ही सहज था कि भारत पर बाहरी आक्रमण हो जाए, और ऐसा हुआ भी। भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने अपना आक्रमण प्रारंभ किया। तो पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति ही ऐसी थी। देखिए, पश्चिमोत्तर की तरफ से ही ज़्यादातर भारत में जितने भी आक्रमण हुए वो पश्चिम उत्तर की तरफ से ही हुए। इसका मुख्य कारण यह था कि पश्चिमोत्तर भारत जो है वहाँ से होकर के व्यापार वाणिज्य
के विस्तार के लिए, मध्य एशिया जाने के लिए, मध्य एशिया से आने के लिए, क्योंकि मध्य एशिया उस समय में ऐसी जगह थी जहाँ से विश्व के अनेक भागों में जाया जा सकता था। तो मध्य एशिया से होकर के बहुत सारी जातियाँ भारत में आई, यहाँ से उन्होंने अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। भारत से बहुत सारी जातियाँ जो हैं वो मध्य एशिया तक गई, वहाँ से विश्व के अनेक भागों में फैली। तो एक सामरिक जो है मजबूती वो पश्चिमोत्तर भारत की थी। अर्थव्यवस्था को एक नया मेरुदंड पश्चिमोत्तर भारत से मिल सकता था। हिंदू कुश के दर्रों से होकर के जो आक्रमणकारी हैं वो भारत आए, उन्होंने यहाँ की धन संपदा के बारे में सुना था और वो इस धन संपदा को प्राप्त करना चाहते थे। तो जिस समय में मगध साम्राज्य का अभ्युदय हो रहा था, ठीक उसी समय में पश्चिमोत्तर भारत में ईरानियों का आक्रमण भी प्रारंभ हो गया। तो महत्वपूर्ण कारण था कि पश्चिमोत्तर भारत जो है वो राजनीतिक रूप से अस्थिर था और दूसरे की सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए ईरानियों ने इस पर अपना अधिकार जमाने की बात सोची। तो सबसे पहले जिस ईरानी सम्राट ने भारत पर आक्रमण किया वह थे साइरस। जी हाँ, आपको याद रखना होगा ये साइरस जो है वो हखामनी वंश, ईरान में उस समय में, जिस समय में भारत में मगध साम्राज्य का अभ्युदय हो रहा था, ईरान में ठीक उसी समय में हखामनी वंश का शासन था और हखामनी वंश के शासक साइरस ने भारत पर आक्रमण किया। हिंदू कुश के दर्रों से होकर मकरान के रास्ते वह काबुल तक पहुंचा। लेकिन पहली बार जब साइरस ने भारत पर आक्रमण किया तो उसे कुछ विशेष सफलता नहीं मिली, ना ही उसे कुछ विशेष हाथ लगा, बल्कि स्ट्रेबो जैसे इतिहासकार तो यह भी कहते हैं, बहुत सारे यूनानी इतिहासकार भी यह कहते हैं कि यहाँ से पहली दफ़ा में साइरस को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। वो जान बचा करके अपने कुछ साथियों के साथ में यहाँ से भाग गया था। उसने इसे अपना अपमान समझा, यानी कि भारत पर जब वो अपना अधिकार नहीं जमा सका तो उसे जब इसे यहाँ पराजय का मुंह देखना पड़ा तो वह काफ़ी अपमानित महसूस किया उसने, और दूसरी दफ़ा उसने फिर आक्रमण किया और अब की बार वो सिंधु के मैदानों तक पहुंचा, वो काबुल तक पहुंचा और वहाँ उसने कुछ जातियों पर, कुछ कबीलों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। बहुत जगह तो ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि ये जो जातियां हैं या ये जो कबीले हैं ये ईरानी शासक साइरस को कर दिया करते थे। तो यहाँ से कर वसूलने के बाद में साइरस वापस चला गया। साइरस के पश्चात, मतलब साइरस जब तक जिंदा था तब तक वह कर वसूलता रहा, भारतीय पश्चिमोत्तर प्रांत के प्रदेशों से वह कर वसूलता रहा। साइरस की मृत्यु के बाद दूसरा जो शासक बना वह था कंबूजिया। कंबूजिया जिस समय में ईरान का शासक बना, उस समय में ईरान की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए कंबूजिया को भारत पर या भारत की ओर आगे बढ़ने का समय नहीं मिला या उसने प्रयास भी नहीं किया। तो साइरस के बाद जो तीसरे सम्राट ने भारत पर आक्रमण किया वह था हखामनी वंश का सम्राट डेरियस, जो कि तीसरा सम्राट था हखामनी वंश का। इसने भारत पर फिर से अपनी दृष्टि डाली और वह बहुत जगह उल्लेख ऐसे मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत भी हैं, पुरातात्विक स्रोत भी हैं कि डेरियस ने पंजाब, काबुल, सिंध के प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और यह भी साइरस की भांति, यानी डेरियस भी साइरस की भांति इन प्रदेशों से बड़ी मात्रा में कर वसूलने लगा। सम्राट डेरियस ने सिंधु प्रदेश को यानी पश्चिमोत्तर प्रदेश को अपने ईरानी साम्राज्य के 20वें प्रांत के रूप में स्वीकार किया और यहाँ से वह बड़ी मात्रा में कर भी वसूला करता था और यहाँ से वो सैनिकों की नियुक्ति भी अपनी सेना में किया करता था, जिसका उपयोग उसने अलग अलग आक्रमणों में किया। चूँकि ईरानी सम्राट जो थे वो भारतीयों के नीति से, इनकी वीरता से, इनकी बुद्धिमत्ता से, इनके पराक्रम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। फलतः जो भारतीय जितने भी योद्धा थे उनकी नियुक्ति ईरानी सेना में होने लग गई थी। ये सारे कार्य जो हैं वो सम्राट डेरियस के शासनकाल में हो रहे थे।
तो इस तरह से हम देखते हैं इसका जो उल्लेख है वो पर्सिपोलिस के और बेहिस्तून के अभिलेखों में देखने को मिलता है कि सम्राट डेरियस ने 20वें प्रांत के रूप में भारत के भाग को सम्मिलित कर लिया था। सम्राट डेरियस के बाद में चौथा जरक्सीज ने भी भारत पर आक्रमण किया। हालांकि आक्रमण के पश्चात उसने भारतीय साम्राज्य को अपने कब्जे में लिया। वह आगे बढ़ते बढ़ते पंजाब तक पहुंच गया। जरक्सीज का शासन जो है वो पंजाब तक स्थापित हो गया, यानी कि मद्र, कंबोज, गंधार के अतिरिक्त सिंधु प्रदेश और पंजाब, इन सारे प्रदेशों पर जरक्सीज का अधिकार हो गया और यहाँ से जरक्सीज भी कर वसूला करता था। इन प्रदेशों में ईरानियों ने अपने एक प्रतिनिधि को हर एक भाग में नियुक्त करके रखा था, जो कि कर की वसूली करके ईरानी साम्राज्य तक पहुंचाया करता था। जरक्सीज के बाद में अंतिम शासक डेरियस तृतीय ने भारत पर आक्रमण किया। डेरियस तृतीय जो है वो बहुत ही प्रतापी शासक था और वह भी अपने पूर्वजों की नीतियों की भांति भारत से युद्ध प्लस कर, ये दो चीज़ें प्राप्त किया करता था। हालांकि डेरियस तृतीय के समय में ही सिकंदर का आक्रमण या यूनानी आक्रमण जो है वो होना प्रारंभ हो गया था भारत पर, और डेरियस तृतीय का ज़्यादातर समय यूनानी आक्रमण को भारतीय भागों पर अधिकार ना हो जाए उन्हें रोकने में लगा रहा। उसकी शक्ति जो है वो रोकने में लगी रही। लेकिन धीरे धीरे ईरानी सम्राट विशेषकर हखामनी वंश जो है वो कमज़ोर होता चला गया और एक दिन ईरान के जितने भी जीते हुए भूभाग थे, जितने भी पश्चिमोत्तर प्रांत के भाग थे, उन पर जाकर के यूनानी अधिकार स्थापित हो गया, सिकंदर का अधिकार स्थापित हो गया। याद कीजिएगा कि ईरान के कब्ज़े में जो जो प्रदेश थे, ये आपको याद रखना है, वही सारे प्रदेश यूनानी आक्रमण के बाद में यूनानियों के हाथ में चले गए। तो इस तरह से ईरानियों ने और यूनानियों ने भारत पर एक के बाद एक करके अपना अधिकार, ये पूरे भारत में तो नहीं फैल सके, इनका अधिकार जो था वो पश्चिमोत्तर भारत तक ही था, लेकिन इन्होंने आक्रमण किया और यह आक्रमण लंबे समय तक चलता रहा। हाँ, इन्हें यहाँ मुंह की भी ज़रूर खानी पड़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहले मगध साम्राज्य जिस समय अभ्युदय हो रहा था उसी समय में भारत पर ईरानी आक्रमण भी हो रहे थे। ये मुख्य कारण थे इनका राजनीतिक अस्थिरता और इनकी मजबूत सामरिक स्थिति भारत की, जिसकी वजह से ये सारे आक्रमण हो रहे थे। अब रहा कि ईरानी आक्रमण के क्या परिणाम हुए। कुछ तो परिणाम हुआ होगा, इसका कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। तो आइए अब इसके प्रभाव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भारत और ईरान प्राचीन काल से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक दूसरे की किताबों में, जैसे कि भारतीय वेदों में और ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता में कई एक सारे ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए यह मानना कि ईरानी जो हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका आक्रमण जो है भारत पर होना प्रारंभ हुआ, इसके पहले ये भारत नहीं आए थे या भारतीय जो हैं वो ईरानियों के संपर्क में नहीं थे, ऐसा नहीं माना जा सकता है। क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों में ये उल्लेख है कि ईरानी आर्य और भारतीय आर्य किसी समय एक जगह पर रहते थे और यह जगह भारत थी या यह जगह ईरान थी। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि ईरान के लोग और भारत के लोग बहुत पहले से यानी कि वैदिक काल से पूर्व भी एक दूसरे के साथ रहते आए थे। यह कोई नई बात नहीं थी। लेकिन हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरानियों ने जो आक्रमण किया या वो भारत आए, इसके स्पष्ट प्रमाण हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। हालांकि देखिए, चाहे वो डेरियस हो चाहे साइरस हो, जो भी जिनका भी आक्रमण, जिन भी ईरानी शासकों का आक्रमण भारत हुआ, ये भारत आए, तो इनका कोई स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रभाव तो भारत पर नहीं पड़ा, क्योंकि इनका शासनकाल अस्थायी रूप से यहाँ स्थापित नहीं हुआ। हाँ, वो यहाँ के कुछ कबीलों पर, कुछ छोटे छोटे राज्यों पर, पश्चिमोत्तर भाग के कुछ राज्यों पर इनका अधिकार अवश्य स्थापित हो गया, लेकिन पूरी तरह से वो यहाँ रह कर के शासन नहीं करते थे। वो यहाँ से कर वसूला करते थे, वो यहाँ से योद्धाओं को
अपने साथ अपनी सेना में भर्ती किया करते थे। तो ईरानी आक्रमण का कोई भी राजनीतिक प्रभाव हम भारतीय इतिहास पर नहीं पाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है विदेशी आक्रमणकारियों का मार्ग प्रशस्त करना। साइरस का आना या डेरियस का आना या कंबूजिया का शासन या डेरियस तृतीय का शासन, जो कुछ भी था, ये जिस रास्ते से, मकरान के रास्ते से, हिंदू कुश के दर्रों के रास्ते से भारत आए थे और इन्हीं रास्तों से आगे चल कर के यूनानी आक्रमण हुए, यानी कि सिकंदर महान भी इन्हीं रास्तों से होकर के भारत आए थे। तो इस तरह से ईरानियों के आगमन ने के रास्तों ने, यानी ईरानी आक्रमणकारियों के रास्तों ने भविष्य में होने वाले आक्रमणों के लिए मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। इन्हीं रास्तों से होकर के आगे आक्रमण होने लगे। तो ये प्रभाव तो पड़ा ही, ये परिणाम उभर करके सामने आया। देखिए, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन। साइरस ने अपने एक सैनिक स्काईलैक्स को सिंधु के मार्ग का पता लगाने के लिए भेजा था। तो इस स्काईलैक्स ने अपनी किताब में, अपनी विवरण में सिंधु प्रदेश के विभिन्न भागों का अच्छा वर्णन किया है। तो इस तरह से एक भौगोलिक खोज, इसे प्रोत्साहन मिला। तो ईरानी आक्रमण ने ही आगे बढ़ कर के भारत के अन्य भूभाग के बारे में जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाई, विश्व के भागों तक पहुँचाई। तो भौगोलिक खोजों को भी इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। यहाँ तक कि भारतीय जातियाँ भी बाहर तक जाने लग गई और इस तरह से लोग एक दूसरे के भौगोलिक संपर्क में आना शुरू कर दिए थे। तो ईरानी आक्रमण का ये परिणाम था, ये प्रभाव पड़ा। आगे चलते हैं, भवन निर्माण कला पर प्रभाव। ईरानी हमारे देश में आए तो उनकी कला भी उनके साथ आई, विशेष रूप से वास्तुकला या भवन निर्माण कला। इसका प्रभाव जो है वो हम मौर्य काल में देखने को हमें मिलता है। जैसे पाटलिपुत्र में सैकड़ों स्तंभों वाला जो विशाल भवन है अशोक का, या तक्षशिला में जो है, वो उस पर जो भी कुछ भी लिखा हुआ है वो ईरानी भाषा में लिखा हुआ है और ईरानी कला के अनुसार ही बनाया हुआ है। तो भवन निर्माण कला में हम स्पष्ट रूप से ईरानियों का प्रभाव देखते हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक भारतीय और ईरानी एक दूसरे के संपर्क में रहे और उन्होंने एक दूसरे की कला को अपनाया और उनको अपने जीवन में स्थान भी दिया। आगे चलते हैं, भाषा एवं लिपि पर प्रभाव। खरोष्ठी भाषा लिपि, खरोष्ठी लिपि जो है वो पश्चिमोत्तर भागों में लिखी जाती थी उस समय में, और यह भाषा जो है ईरान से आई थी। यह लिपि जो है वो ईरान से आई थी। यह लिपि जो है वो दाएं से होकर के बाएं लिखी जाती थी। अशोक के बहुत सारे लेखों में हम दीपी या निपिस्ट ऐसे शब्दों का उल्लेख भी देखते हैं। दीपी या निपिस्ट ये जो है ये ईरानी भाषा है। तो इस तरह से ईरानी शब्दों को भी भारतीयों ने ग्रहण कर लिया था। तो हम देखते हैं कि भारतीय भाषा एवं लिपि पर भी ईरानियों का प्रभाव पाया जाता है। अरामाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि, इसका उपयोग अशोक के शिलालेखों में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इस तरह से मौर्य काल तक ईरानियों का प्रभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। दिनचर्या पर प्रभाव। ईरानियों की दिनचर्या और भारतीयों की दिनचर्या बिल्कुल अलग थी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही रुचिकर भी है कि किस तरह से ईरानियों ने भारतीयों पर अपना प्रभाव डाला। जैसे कि बाल धोने की जो विविध कलाएं हैं वो भारतीयों को पहले से पता नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ईरानियों से ही यह बातें सीखी कि बालों को किस तरह से सुगंधित रखना है, उन्हें धोना है, उनमें तेल लगाना है। तो इस तरह बालों की जो देख रेख है वो ईरान से होकर के आई थी। दूसरी बात, सभा कक्ष में अग्नि जलाने की जो प्रथा है, अग्नि जलाना, यह प्रथा भी ईरान से होकर के ही आई थी। ईरानियों से ही भारतीयों ने सीखा था। तीसरी बात है कि दिनचर्या में जैसे कि ईरानी स्त्रियां जो हैं वो भारतीय महलों में अंग रक्षिकाओं के रूप में नियुक्त की जाने लगी। पहली बार ईरानी स्त्रियों को भारतीय राजमहलों में स्थान दिया गया।
कि उनसे भारतीयों ने श्रृंगार कला को सीखा और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि सौंदर्य से जुड़ी हुई थी वह ईरानियों ने ही भारतीयों को बताई। तो इस तरह से दिनचर्या पर भी ईरानियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर भारत के एकीकरण पर प्रभाव। जब पश्चिमोत्तर भारत में ईरानियों के आक्रमण होने प्रारंभ हो गए तो उत्तर भारत में जिनका शासन था वो सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करना, अपने अधीनस्थ प्रांतों पर अपने केंद्रीय शासन को मजबूत बना करके रखना, उन पर आधिपत्य जमा करके रखना, ये सारी चीज़ें जो है करनी प्रारंभ कर दी। यानी कि पश्चिमोत्तर भारत की तरह कहीं उत्तर भारत भी ईरानियों के कब्जे में ना चला जाए, इस तथ्य ने उत्तर भारतीय शासकों को सतर्क और सहज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत जो है वो केंद्रीकृत होने लगा। और यही कारण है कि सिर्फ ईरानी आक्रमण ही नहीं बल्कि यूनानी आक्रमण का भी उत्तर भारतीय शासकों ने जमकर डटकर मुकाबला किया और ईरानी शासक या यूनानी शासक उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सके, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। भारतीय लिपि जो है वो ईरानी लिपि से प्रभावित हुई, यहाँ की भाषा जो है वो भी ईरानी भाषा से प्रभावित हुई। कला में हम देख रहे हैं कि मुद्रा कला, जैसे सोने चांदी के सिक्के भारत में उपयोग नहीं किए जाते थे और ना ही बनते थे, तो पहली दफ़ा मुद्रा कला का विकास जो है वो भी ईरानियों से ही भारतीयों ने सीखा। ठीक है। और साथ ही साथ एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को भी ईरानियों ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईरानी आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव भले ही ना पड़ा हो, राजनीतिक परिणाम बहुत सुदृढ़ रूप में उभर कर भले ही सामने ना आए हों, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि भारत के लोगों के जीवन के विविध पक्षों पर ईरानियों का प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो आज इस वीडियो में ईरानी आक्रमण के क्या कारण थे, इसका स्वरूप क्या था और इसका प्रभाव क्या था, किन किन शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, ये आपने देखा। अब अगली वीडियो जो है उसमें हम यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, विशेष करके सिकंदर महान के आक्रमण के कारण, उसके परिणाम, उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। और हम उसकी अगली वीडियो में ये देखेंगे कि अशोक महान या सिकंदर महान, प्राचीन काल में कौन महान। तो इन्हीं सारी दिलचस्प वाक़यों के लिए और विषयों के लिए आप लगातार मेरी वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।